मुसलमानों के साथ कानूनी गुंडागर्दी करनी है। ये तो हर मस्जिद के नीचे जो है अब मंदिर तलाश किए जा रहे हैं मुसलमानों को इस मुल्क में ठिकाने लगाने की। औरंगजेब तो वो बादशाह है कि जिसने अखंड भारत बनाया। औरंगजेब के अलावा कोई माई का लाल पैदा हुआ क्या? अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के तो फूफा हैं औरंगजेब। योगी जैसे अकल के अंधे को तो इसी तरह बोलना चाहिए। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मजहर खान। आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। इस वक्त देश में दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो संभल की शाही जामा मस्जिद को एक बार फिर विवादित ढांचा देने का जो है वो निर्देश दे दिया गया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने ये निर्देश दिया है कि इसको अब जो है वो विवादित ढांचा कहा जाए। एक तो ये मसला हो गया। एक मसला है कि चुनाव आयोग को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था जो हेराफेरी जो वोटर लिस्ट में हुई उसको लेकर के उस पर अपना स्पष्टीकरण चुनाव आयोग दे। एक ये मसला। एक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आसिम साहब को निष्कासित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर एक बात कह दी थी। और योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि उनके पिताजी जो थे शाहजहां, उन्होंने लिखा कि खुदा करे कि ऐसी औलाद, ऐसी कमबख्त औलाद किसी को ना हो। इस तरह का एक योगी जी ने भाषण दिया। मेरे साथ अब्दुर्रहमान आबिद साहब मौजूद हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा। सर, संभल की शाही जामा मस्जिद से शुरू करते हैं। जिस तरह से हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि इसको विवादित ढांचा कहना चाहिए, 1528 से बनी हुई मस्जिद को विवादित ढांचे कह देना, इसको कैसे देखते हैं? ये असल में आरएसएस, हुकूमत और अदलिया का एक गठजोड़ बन गया है इस मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़। मोदी खड़े होकर के कितना भी जो है वो फर्जी नारे लगाते रहें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात है, लेकिन ये सब फर्जी वाड़ा है। सच्चाई वो है जो ज़मीन पर आपको नज़र आ रही है कि इस वक्त इस मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बाकायदा सरकारी सतह पर एक गठजोड़ के साथ एक ज़बरदस्त तरीक़े से जो है एक अभियान चलाया हुआ है कि मुसलमानों को कानून का मिसयूज़ करके मुसलमानों के साथ कानूनी गुंडागर्दी करनी है, कानूनी दहशतगर्दी करनी है। और वो करके जो है वो मुसलमानों की इबादतगाहों पर भी हमले हो रहे हैं, मदरसों पर भी हमले हो रहे हैं। आप देख लीजिए, कल ही की खबर है कि आपको उत्तराखंड में 4 मदरसे अचानक एसडीएम साहब के जो है रात को सोते साते हुए जो है सपना दिखा होगा, वो गए मदरसों में और जा करके कि साहब ये जो है, तो उन्होंने ये कह करके उनको जो है मदरसों को वो कर दिया। यानी उसमें ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत ज़मीन पर बनाए गए हैं या किसी की ज़मीन छीनी हुई है या कब्ज़ा करी हुई है या कुछ और है ना। अच्छा, क्या मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए बिल्कुल बाबरी मस्जिद की तरह? जैसे बाबरी मस्जिद चली गई हाथ से, वैसे ही संभल की शाही जामा मस्जिद जो कि पुरानी मस्जिद है, जिसका एक इतिहास है, वो भी ऐसे ही जा सकती है क्या? नहीं, सिर्फ एक संभल की मस्जिद को आप क्यों ले रहे हैं? ये तो हर मस्जिद के नीचे जो है अब मंदिर तलाश किए जा रहे हैं। आप बनारस को भूल गए क्या? आप मथुरा को भूल गए क्या? आप जो है बदायूं को भूल गए क्या? और इसी तरह से सैकड़ों की तादाद में छोटी छोटी अदालतों में जो है मामले जा चुके हैं, चाहे वो कर्नाटक का हो, आंध्रा का हो, फलां का हो, मुख्तलिफ जगहों पे, महाराष्ट्र के भी केस इस तरह के हैं और ख़ुद जो है राजस्थान वगैरह के भी हैं। तो ये सब जो है, मैंने कहा ना कि एक सरकारी सतह पर एक मुसलमानों को ठिकाने लगाने का या मुसलमानों को रौंदने का एक सरकारी प्लान है आरएसएस के ज़रिए तैयार किया हुआ, जिसको मोदी गवर्नमेंट जो है बाकायदा उसको प्लान को जो है वो अंजाम दे रही है। और उस पर जो है पुलिस और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन वो सारा जो है आरएसएस के इशारों पर या गवर्नमेंट की जो स्कीम है आरएसएस के प्लान के मुताबिक काम करने को वो किया जा रहा है। अच्छा मौलाना साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि अभी पिछले कुछ दिनों से औरंगजेब आलमगीर को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। जब से छावा मूवी आई है तब से लेकर लगातार बातें हो रही हैं। अभी अबू आसिम आज़मी ने कुछ कह दिया उनकी तारीफ में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की, तो उनको निष्कासित कर दिया गया है। और योगी जी भी लगातार जो है औरंगजेब को लेकर बहुत सारी बातें करें, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ औरंगज़ेब को देखना या औरंगज़ेब के मामले पर अबू आसिम ने क्या कह दिया या आपने क्या कह दिया, फलां ने क्या कहा, ये सब उसी जो मैंने कहा ना बुनियादी तौर पर जो एक मुसलमानों को इस मुल्क में ठिकाने लगाने की एक जो अभियान ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, ये सब उसी का हिस्सा है। आप मुसलमान सिर्फ औरंगज़ेब का नाम लेके नहीं, आप मुसलमान हैं तो अगर आप कहीं खांस भी देंगे तो वो भी जो है इस वक्त गैर कानूनी है। मुसलमान का, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था
कि कहीं जाम लगा हुआ है बहुत लंबा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और वो ट्रक ड्राइवर जो है वो मुसलमान है। नमाज का वक्त हो गया, रमज़ान में जो है उमूमन मुसलमानों को नमाज का थोड़ा सा ख्याल रहता है, एहतमाम करते हैं लोग। तो उसने अपने ट्रक के ऊपर चढ़ कर के वहीं पर जाम में फंसे फंसे अपने नमाज पढ़ ली। तो उसको भी एक टीवी चैनल, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, गोदी नहीं बल्कि मैं तो भांड मीडिया कहता हूँ उसको, ऐसे भांड चैनल जो हैं उसको भी जो है वो सांप्रदायिक रंग दे करके के साथ देके और सड़क पे ट्रक खड़ा करके जो है नमाज पढ़ रहे हैं, जाम लगा रहे हैं, फलां कर रहे हैं। मतलब अकली दिवालियापन की नफ़रत में बिल्कुल ये हद से ज़्यादा नीचे जा चुके हैं। अब इनका कोई इलाज नहीं है, ये अपनी मौत अपने आप अपनी नफ़रत की आग में जल के मरने वाले काम कर रहे हैं और ये उस सतह पर ले जा चुके हैं। जी। अच्छा मौलाना साहब, चुनाव आयोग पर लगातार जिस तरह के आरोप आपने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से जो बात उठाई है बुनियादी तौर पर, तो सवाल ये है कि औरंगज़ेब तो वो बादशाह है कि जिसने अखंड भारत बनाया, और चूंकि आरएसएस का सपना और आरएसएस का जो मंसूबा है वो भारत को खंड खंड भारत बनाने का है। चूंकि वो चाहते हैं असल में मनुवाद की हुकूमत कायम करना, और वो ये भी जानते हैं कि इस वक्त जो भी भारत मौजूद है, अगरचे वो इतना बड़ा अखंड भारत तो नहीं है जो औरंगज़ेब ने बनाया था, जिसमें अफ़गानिस्तान से लेकर के तमाम नेपाल वगैरह तक शामिल थे, लेकिन इन्हें चिढ़ इसीलिए है औरंगज़ेब से कि वो चूँकि अखंड भारत का रचेता है, एक तरह से उसने बना करके प्रैक्टिकल में खड़ा किया था अखंड भारत, और चीन तक में जाके घुस गया था। क्या हिंदुस्तान के हिंदुओं की आंखें बंद हो गई हैं? अकल जो है वो घास चरने चली गई है। मानसरोवर को किसने दिया था लेकर के? औरंगज़ेब के अलावा कोई माइका लाल पैदा हुआ क्या कि आज तक तुम्हें मानसरोवर पर जाकर के वहाँ पूजा अर्चना करने का जो है जिसने हक दिला दिया हो, उसके बाद से आज तक तुम नहीं ले सके? अंग्रेज़ों ने तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगा दी, उन्होंने उधर कर दिया उसको, उनकी ग़ुलामी करने में आज भी जो है मस्त हो रहे हो। तो सवाल ये है कि चाहे वो औरंगज़ेब का नाम लें, चाहे शाहजहाँ का नाम लें, चाहे बाबर का नाम लें, चाहे ऑल इन ऑल मुग़लों का नाम लें, लेकिन उन्हें जो पीड़ा, भाई अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के तो फूफा हैं औरंगज़ेब। कैसे? फूफा जी हैं इनके। कैसे? ये फूफाजाद भाई हैं। अच्छा। फूफा जी नहीं, फूफाजाद भाई हैं। अच्छा। और जहांगीर बिन के फूफा हैं, अकबर बिन के फूफा हैं। तो भाई अगर अपने फूफा से इनको जो है इतनी नफरत हो गई है तो इसका तो इलाज मेरे पास या आपके पास क्या किसी के पास भी नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये सारे अनपढ़ जाहिल लोग हैं। सेंटर से लेकर के मोदी जी की डिग्री आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया, और असली डिग्री वो दिखा नहीं पाए। तो यहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश तक सारा फर्जीवाड़ा है, सारे जाहिल लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, और जाहिलों की सत्ता में वो आपने सुना होगा ना कि अंधेर नगरी चौपट राज। योगी जी जब बयान दे रहे थे वो तो ये कह रहे थे कि इनके पिताजी ने अपनी जीवनी में ये लिखा, आत्मकथा जो लिखी जाती है, कि खुदा करे ऐसा कमबख्त जो औलाद किसी के पैदा ना हो, अगर किसी ने पढ़ी ना हो किताब तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ ले, इस तरह से उन्होंने बयान दिया। योगी जैसे अकल के अंधे को तो इसी तरह बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छी बात बोलने लगे तो फिर योगी टकला कहाँ रह जाएगा भाई। योगी की तो पहचान ही जो है घटियापन से है। जितना घटिया से घटिया स्तर हो सकता है बोलने का, करने का, वो करेगा तो योगी आदित्यनाथ कहलाएगा। और अगर कुछ अकल की बात कर ली तो फिर कहाँ योगी आदित्यनाथ रह जाएगा। तो वो अपनी पहचान थोड़ा ही ना मिटाएंगे, उन्हें ऐसी बात करनी चाहिए। अच्छा मौलाना, चुनाव आयोग पर लगातार जिस तरह से इल्ज़ाम लग रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि 24 घंटे का टाइम दिया था उनको, जिस तरह की वोटिंग लिस्ट में हेरा फेरी हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? ये बहुत गंभीर मसला है, और जैसे इस मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक भयानक अभियान चलाया जा रहा है, मुसलमानों को समेटने का, मुसलमानों को कुचलने का, इसी तरह इस देश में लोकतंत्र को भी कुचलने का और लोकतंत्र की हत्या करने का एक भयानक सरकारी अभियान चलाया हुआ है इस वक्त। उसमें जुडिशली भी शामिल है, उसमें आपकी सत्ता भी शामिल है, प्रशासन भी शामिल है, उसमें आपका शासन भी शामिल है, और उसमें जो है आपका चुनाव आयोग भी उसका हिस्सा है। ये सब मिल कर के चुनाव को एक ढकोसला बना रहे हैं। चुनाव नहीं हो रहे इस मुल्क में। पिछले 10 सालों से
यानी 2014 में जो चुनाव हुआ था उसके बाद जो है कोई चुनाव इस मुल्क में फेयर नहीं हो रहा है। अब इसको जो है मेरी समझ में नहीं आता कि इससे पहले के चीफ जस्टिस की आंखों पे कौन सी पट्टी बंधी हुई थी। चलिए गोगोई तो बिक गए थे एक राज्यसभा के बदले कि उन्होंने बाबरी मस्जिद का भी सौदा कर लिया, और वैसे भी सत्ता के हाथ बिकने में जब आदमी बिक जाता है एक बार तो हर चीज़ जो है फिर तो उधर ही जाती है। राफेल हो या दूसरा मामला हो, कोई भी आ जाए उसके सामने तो बिका हुआ एक आदमी था, वो तो कर गया काम को। लेकिन उसके बाद जो है फिर वो एक बाबड़े आए जो जा कर के कहीं मूर्ति के सामने चीफ जस्टिस होते हुए मूर्ति के सामने जा कर के लेटे लेटे वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं, और फिर वो वीडियो जो है पूरे दुनिया को दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद चंद्रचूड़ आए, वो भी इसी तरह से जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ खड़े होकर के जो है वो पूजा अर्चना करते हुए जो है सारी दुनिया को दिखाया जा रहा है। तो समझ में नहीं आता कि सत्ता और जुडिशरी का ये जो गठजोड़ है ये इस मुल्क को तबाही के किस दहाने पर ले जाना चाहता है। ये लोगों की शायद समझ में नहीं आ रहा हो, मुझे बिल्कुल क्लियर है। इसलिए कि मुझे आरएसएस के एक बहुत बड़े चिंतक ने जो बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, उन्होंने बहुत पहले एक डिबेट में ये बात हो रही थी, मैंने उनसे एक सवाल किया था कि तुम लोगों की जो हरकतें हैं ये इससे तो ऐसा लगता है कि तुम इस मुल्क को 10,000 साल पुरानी जो है परंपराओं में ले जा करके छोड़ देना चाहते हो। उन्होंने कहा तो और क्या समझते हैं आप लोग, हम उसी 10,000 साल पुरानी परंपरा में इस मुल्क को वापस ले जाएंगे। वो इस अज़्म के साथ, इस हौसले के साथ और इस हिम्मत के साथ इस मंसूबे को लेकर के वो चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। वो अपने उसमें वो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो बात वो कही थी वो गलत नहीं कही थी। उनके जो एक के बाद जो इक़दामात सामने आ रहे हैं वो वही हैं। आज इस मुल्क में आप देख लीजिए कि जो भी बीजेपी मुखालिफ है वो कितना ही सच्चा हो, कितना ही अच्छा हो, कितना ही सही हो, वो कोर्ट में जा कर के उसका मुकदमा भी ख़त्म हो जाता है, उसका वो मुकदमा भी हार जाता है। और अगर उसको गिल्टी बना करके खड़ा किया जाता है या उसको पार्टी मुलजिम बना करके खड़ा किया जाता है तो वो बिल्कुल बेकसूर होते हुए भी उसको जो है मुजरिम अदालतों से बता दिया जाता है, उसको सज़ाएँ भी हो जाती हैं। राहुल गांधी का सबसे बड़ा एक केस आपके सामने मौजूद है कि जहाँ से जो है उनको 2 साल की सज़ा हो गई या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा दे करके जो है पार्लियामेंट की मेंबरशिप भी उनकी ले ली गई थी। वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जी में आया होगा कुछ कि भाई पता नहीं सारी दुनिया में कोई जगह घासाई हो रही है, बहुत ज़्यादा थू कर रहे हैं दुनिया, तो शायद ऐसा ना हो कि पूरा इंटरनेशनल दुनिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी थू करने लगे। तो उसको थोड़ा सा वो कर लिया उन्होंने, गोलमोल सा करके उसकी बचा दी मेंबरशिप। लेकिन इस मुल्क में आप ये देखिए कि अब तक कितनी मरतबा चुनाव आयोग के ख़िलाफ़, वोटिंग मशीन में धांधलियों के ख़िलाफ़, वोटर लिस्ट में बेईमानियों के ख़िलाफ़ कितने मुकदमे नहीं जा चुके हैं अब तक। पिछले 8-10 साल से मुसलसल एक नहीं 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 लोगों की एप्लीकेशंस जो हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं। लेकिन कभी भी आज तक किसी भी चीफ जस्टिस तक को ये तौफीक नहीं हुई कि वो संजीदगी के साथ एक बार इस सारे की इंक्वायरी तो करा ले। जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने वो चंदे वाला जो धंधा खोला गया था कि भाई किस तरह से जो है चंदे लिए जा रहे हैं कि किसी की भी गर्दन पे जो है ईडी सीबीआई को भेजो और साहब उसके बाद जो है से हज़ारों करोड़ सैकड़ों करोड़ वसूल करो और उसके बाद जो है फिर उसको क्लीन चिट दे दो। तो यही धंधा जो है बिल्कुल इसी तरह से इलेक्शन के पूरे प्रोसीजर में चल रहा है। ये जितना भी प्रोसेस है इलेक्शन का, चाहे वोटर लिस्ट का हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के अमले का हो, चाहे यहाँ तक के जो कैंडिडेट बीजेपी का चुनाव हार जाता है उसे जो है 3-4 घंटे के बाद रात को बिजली भगा करके जो है जीतने का सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है कि बीजेपी का जीत गया इतने वोटों से। अरे भाई अब तक की गिनती में तो वो मुस्तकिल हार रहा था, एक बार 2 बार हार रहा था, लेकिन साहब उसको जो है वो जिता दिया जाता। तो ये जो एक धांधली चल रही है और फिर कोर्ट में केस जाते हैं, लेकिन कोर्ट को भी ये तौफीक नहीं होती कि वो एक बार कम से कम इंक्वायरी ही करा ले, फैसला तो क्या करता। ये मैंने एक रिपोर्ट अभी देखी थी दिल्ली का इलेक्शन होने के बाद। ठीक है, केजरीवाल से मुझे पॉलिटिकली बहुत इख्तलाफ है और मैं बहुत कट्टर विरोधी रहा हूँ इस इलेक्शन में, आपने देखा भी होगा तो आपके सामने है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पर्सनल एक रिपोर्ट मेरे सामने आई है कि जिसमें तकरीबन 40,000 वोटों का घोटाला किया गया है। यानी जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला जो आम आदमी पार्टी का पक्का वोटर था वो 20-22-25,000 वोट काट दिया गया है। और बीजेपी ने अपने लोगों के जो उस हलके में रहते भी नहीं हैं
वो एक एक आदमी के एक एक पार्लियामेंट के मेंबर, यानी जो कहाँ कहाँ से मेंबर आप पार्लियामेंट बन के आए हैं, चूँकि नई दिल्ली की वो सीट है और वहाँ पे पार्लियामेंट के मेंबर्स ज़्यादा रहते हैं, उनके घर पे एक एक घर पे जो है कितने कितने वोट बनाए गए हैं फर्जी, और वो सारे वोट जो है वो कास्ट किए गए हैं। तो वोटर लिस्ट भी जो है मैनेज की जा रही हैं, और चुनाव आयोग की मिली भगत के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस मुल्क से लोकतंत्र की हत्या करके इस मुल्क में फासिस्ट ताकतें बिल्कुल जो है कब्ज़ा करके वही 10,000 साल पुरानी अपनी रिवायतों पर इस मुल्क को लाना चाहते हैं कि जहां पर सत्ता पक्ष के लिए दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता। वो कत्ल कर दे वो भी जायज़ है, वो किसी का माल लूट ले वो भी जायज़ है, वो किसी की बहन बेटी की इज्जत लूट ले वो भी जायज़ है, उसको कोई कानून सज़ा नहीं देगा। यही कानून उस वक़्त भी था जिसको आप मनुवाद कहते हैं या मनुस्मृति कहते हैं। आप अगर उसको पढ़ के देखें, उस वक़्त भी यही था कि किसी भी दलित और बैकवर्ड और आदिवासी औरतों को, यानी आज जो हमारे समाज में जो दलित कहलाते हैं, इनकी औरतों को अपने सीने पर सीने को कपड़े से ढांकने की भी इजाज़त नहीं थी। उनको ये अधिकार नहीं था कि वो अपने सीनों को ढांक सकें। तो उन लोगों को जिस तरह से उस वक़्त एक्सप्लॉइट किया है, आज भी तकरीबन उसी तरह से फिर शुरू हो रहा है। और इन जुल्म करने वाले लोगों को, अभी मैं देख रहा था कि अभी मेरठ की 2 दिन पहले की एक रिपोर्ट मैंने देखी कि वहाँ पर चमारों की बारात निकल रही थी, और उस पर जो है जो अगड़ी जाति के लोग हैं उन्होंने हमला कर दिया पूरी बारात पर, औरतों को भी मारा, दूल्हे को भी जख्मी कर दिया। और साहब बीजेपी और आरएसएस जो है वो सबसे बड़े जो है वो दलितों के हितैषी हैं। कौन से दलितों के हितैषी हैं? ये 100, 200, 500 या 1000 लोग जो आरएसएस और बीजेपी में इन्होंने ब्लॉक से लेकर के जो है और नेशनल सतह तक एक एक दो हर जगह बैठाए हुए हैं, ख़रीद लिए हैं इनको पैसा दे करके, इनको ओहदे दे करके। अगर यही सारे दलित हैं तो भैया फिर तो ठीक है, बहुत अच्छा है। और बाकी दलित ये हाल हो रहा है, जैसे मेरठ में भी हुआ, इससे पहले मध्य प्रदेश में भी 4 दिन पहले हुआ था, उससे पहले एक हुआ था। रोज़ाना ऐसी खबरें इस मुल्क में आती हैं कि दलितों को घोड़ी पर चढ़ने की इजाज़त नहीं है इस मुल्क में। और अगर कोई ऐसी जुर्रत करेगा, दलित का लड़का कोई पढ़ लिख लिया और वो पढ़ लिख करके थोड़ा सा उसमें आत्मसम्मान या एक हौसला आया है और वो इस जुर्रत को करता है, तो फिर उसकी मार पीट उसी जगह पर की जा रही है। और कोई कानून उनको जो है सज़ा नहीं देता इस तरह के जुर्म करने वाले लोगों को। एफआईआर भी होती है, पुलिस इंक्वायरी भी करती है, इंक्वायरी के नाम पर फिर बाद में जो होता है लपेट लपाट कर वो किस्सा ख़त्म हो जाता है। और मुसलमान अगर खांस भी देगा इस मुल्क में तो वो आतंकवादी है, उनके घरों पर बुलडोज़र भी चला दिया जाएगा। अभी आपने राजस्थान की हरकत देखी होगी, 9 लड़के किस तरह से बुरी तरह से पकड़ के वो हिंदू औरतों ने उन मुस्लिम लड़कों की बेगुनाही की गवाही ऑन कैमरा दी और वो मीडिया में आ गई। उसके बाद हिंदू संगठनों ने उन लोगों पर और प्रशासन और हिंदू संगठनों ने मिलकर उन औरतों पर या उन परिवारों पर, हिंदुओं के जो मुकामी वहाँ के हिंदू परिवार थे, उन पर दबाव बनाया। और ऐसा दबाव बनाया कि फिर उनसे जो है वीडियो बनवाई गई कि हमने जो बयान दिया था उसे वापस लेते हैं और इन्होंने जो किया उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और उनके चेहरे से ये पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में है। वो 3-4 औरतें उन्होंने दिखाई हैं। तो ये जब सूरत हाल है, बिल्कुल यहाँ तो ताकत और जुर्म और जुल्म का भूत जो है बिल्कुल नंगा होकर नाच रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी हैसियत ये हुआ करती थी और होनी चाहिए आज भी कि वो इस मुल्क का सबसे बड़ा सरपरस्त होता है, इस मुल्क का सबसे हर आदमी की हिफाजत का, हर आदमी के हुकूक का, हर आदमी की इज्जत का मुहाफिज का किरदार उसका होना चाहिए था। लेकिन वो बेईमान हो गया है। वो जो है एक तबके को एक तरह से लेके चलता है, दूसरे को दूसरी तरह से, लेकिन दुनिया को धोखा देने के लिए झूठ बोलता है खड़े होकर के हर जगह कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिल्कुल ऐसा नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ जो है अगड़ी जाति के हिंदुओं का जो है वो कितना कत्ल भी कर लें, किसी की इज्जतें लूट लें, किसी के डकैती डाल लें, उनको सब जायज़ है। वो किसी की मस्जिदों में मंदिर जाके ढूंढ लें, किसी भी मस्जिद में जा कर के खड़े होकर के पूजा करने का दावा कर दें,
किसी के घर में जाकर के जो है हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर दें, उनके लिए सब जायज़ है। लेकिन किसी और के लिए इस मुल्क में खांसना भी जुर्म है। उसके लिए पुलिस भी मौजूद है, बुलडोज़र भी मौजूद है, हुकूमत भी मौजूद है और सारी बेईमान अदालतें भी मौजूद हैं। इस मुल्क का अल्लाह ही मालिक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल इस मुल्क की मज़लूम जनता को ये 11-12% जो अगड़े हैं, इनको अलग करके इन्हीं को नंगा करके खड़ा करना पड़ेगा और ये सत्ता इनके हाथ से छीनना पड़ेगी। और पूरी ताकत को कुर्बानी दे करके, जैसे पहले अंग्रेज़ों से लड़े थे, महात्मा गांधी के अंदाज में लड़े थे। महात्मा गांधी ने जिस तरह से एक लंगोट बांध करके, लाठी हाथ में ले करके एक जाबिराना और जालिमाना निज़ाम से लड़ाई लड़ी थी, आज फिर उसी की ज़रूरत आन पड़ी है। लोग खुशी में नहीं करना चाहते हैं तो मजबूरन ये काम करना पड़ेगा और इन जाबिरों, जालिमों, फासिस्टों के ख़िलाफ़ वही लड़ाई जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी थी फिर एक बार आपको इस मुल्क में लड़ना पड़ेगी। तब ये मुल्क वाक़यतन जो है फिर अपनी उसी आज़ादी की पटरी पर वापस आएगा, वरना ये मुल्क जो है कैद हो चुका है जालिमों की। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि हमने जो सवाल किए हैं उनके मौलाना साहब ने बहुत शानदार तरीके से जवाब दिए। लेकिन अभी फ़िलहाल कंडीशन यही बनी हुई है कि संभल की मस्जिद को विवादित ढांचा कह दिया जाता है, चुनाव आयोग पर अलग आरोप लगते हैं और अभी फ़िलहाल जो सबसे राइजिंग इशू चल रहा है वो है औरंगज़ेब आलमगीर को लेकर, जिसको लेकर योगी जी बयान दे देते हैं, जिसको लेकर लगातार अबू आज़मी साहब कोई भी उसके पक्ष में बोला है। जब से छावा मूवी आई है तब से लेकर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ट्विटर हो या फिर सोशल मीडिया या मीडिया, इसको लेकर लगातार बातें हो रही हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ मैं मज़हर खान, मिलत टाइम्स, दिल्ली।